नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों को समेटने की कोशिश करते हैं आपके लिए। आज हम आपको बताएंगे कि पेटीएम का क्या हाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये ज़रूर सवाल होगा कि भाई मार्केट्स में लगातार कई दिनों से जो पेटीएम गिर रहा है, आज उसकी स्थिति क्या हो सकती है। कुछ खबरें आ रही हैं उस काउंटर से, लेकिन उत्तर प्रदेश फोकस में है, बहुत बड़ा फोकस, क्योंकि इन्वेस्टर समिट चल रहा है और इन्वेस्टर समिट में जो वायदे किए जाते हैं, जो एमओयूज होते हैं, उसका जमीन पर कुछ असर दिखता है क्या? आपको इस प्रोग्राम में इस पर भी बड़ी खबर देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 का होंगे हिस्सा। प्रदेश के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 14,000 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। भारत और यूरोपीय संघ आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर 7वें दौर की बातचीत करेंगे शुरुआत। साथ ही निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतों पर एक समझौते पर भी बातचीत कर सकते हैं। बातचीत का यह दौर 5 दिनों तक चलने की उम्मीद है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का देश के कृषि निर्यात में हिस्सेदारी बढ़कर के 51% पर पहुंची। साल 2023-24 में एग्री एक्सपोर्ट करीब 27 अरब डॉलर के स्तर पर रहा। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी बीते हफ्ते। ये कुछ टॉप लाइन्स आपकी स्क्रीन पर, जिन पर हम आगे भी बात करेंगे इकॉनमी टुडे में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई। और अगर हम विकास की बात करें तो जमीन पर निवेश सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है तो निवेश को जमीन पर लाना राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान जो निवेश प्रस्ताव मिले थे, आज चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, IT और ITES, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, आतिथ्य और मनोरंजन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। इस कार्यक्रम में करीब 5,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिसमें प्रसिद्ध उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक और भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत और उच्चायुक्त और दूसरे गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा दिन आज उत्तर प्रदेश के लिए। और हमारे साथ विकास सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से। नमस्कार विकास, स्वागत है आपका इकॉनमी टुडे में। मुझे याद है 2023 में जब हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट को करीब से देखा तो 33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं के एमओयूज मिले। आज लगता है कि उसमें से कुछ परियोजनाएं जमीन पर आने वाली हैं। जी बिल्कुल अजय, आप सही कह रहे हैं। तब हम लोग यहाँ पे थे और आज 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं, 14,000 से ज़्यादा परियोजनाएं हैं जिन धरातल पे उतरेंगी। और अजय, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, समूचे उत्तर प्रदेश का इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। जी जी, सभी जनपदों। और खासतौर से अगर बात करते हैं पर्यटन की, अयोध्या, मथुरा, काशी में ही 40,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं धरातल पे उतरेंगी। मतलब कि सभी सेक्टरों के साथ धार्मिक पर्यटन का भी काफी ज्यादा विकास यहाँ पे हो रहा है। नैमिषारण ले लीजिए, मिर्जापुर ले लीजिए, हर जगह यहाँ पर निवेश आ रहा है। सुदूर अजय बात करते हैं, सोनभद्र, चंदौली जैसे जनपदों में भी निवेश आ रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार ने किस तरीके से यहाँ पर जो कदम उठाए थे उसी का नतीजा है यहाँ विकास। लेकिन ये जो 14,000 का आंकड़ा है, जगह अब आ रहे हैं, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो गई है। विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पहली बार जब मैंने ये 14,000 का आंकड़ा पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ी है हमारे कॉपी में। मैं फिर से वापस गया। 14,000 बहुत बड़ा नंबर होता है विकास। और जिस तरह से वित्त मंत्री ने कहा था, मुझे याद आ रहा है कि जो ईस्टर्न इंडिया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये नए भारत की नए ग्रोथ इंजन साबित होंगे। और उत्तर प्रदेश लगता है कि अब ये बड़ी लीड लेने के लिए तैयार है। आज जमीन पर कौन से क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं जहां पर रोजगार के नए अवसर युवाओं को मिलने जा रहे हैं यूपी में?
जी बिल्कुल अजय, आप सही कह रहे हैं। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि सोच के ही लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश की आने वाले समय में तस्वीर बदल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे 34 लाख रोजगार सृजन होंगे। सबसे बड़ी बात, आवास ले लीजिए, मैन्युफैक्चर ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, इन सब में निवेश आ रहा है। वहीं 52% निवेश पश्चिम में, पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, सभी जगह पे निवेश आ रहा है। बुंदेलखंड में फार्मा हब बनाने की तैयारी की जा रही है, तो यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर के तहत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निवेश आकर्षित हुआ है। जो कॉरिडोर बनाया गया था, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग निवेश आ रहे हैं यहाँ पर। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया गया है। रोड कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे प्रदेश अब उत्तर प्रदेश कहलाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या हो गई है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट होंगे। 9 चालू हो गए हैं और 19 तक इसे ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं, जिस उत्तर प्रदेश की बात करें, कभी पिछड़ा प्रदेश माना जाता था अजय, अब यहाँ पर आने वाले समय में 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी हो जाएंगे। मतलब समूचे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास पे काम किया जा रहा है यहाँ। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप उत्तर प्रदेश के विकास पर निगाह बनाए रखिए। और आप सबसे बड़ी इकॉनमी, सबसे तेजी से बढ़ते हुई इकॉनमी है और इसलिए उत्तर प्रदेश का देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। और आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए और वहां के निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बाजारों का हाल, साथ ही साथ आज का हमारा बड़ा फोकस कृषि एक्सपोर्ट और जो अभी समझौता हुआ है सरकार और किसान यूनियंस के बीच में, उस पर रहेगी हमारी निगाह। देखते रहिए इकॉनमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहां मैं, वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। स्टार्टअप सॉलिड का प्लान था, कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना मोमेंट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच में तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख लेते हैं बाजारों का हाल। आज भारतीय शेयर बाजार फायदे के साथ खुले हैं। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां पर जो संकेत मिलने शुरू हुए थे, वहां से ऐसा लग रहा था कि आज हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव टेरिटरी में होने जा रही है। पिछले हफ्ते आपने देखा थी काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा था कुछ स्टॉक्स पर और भारतीय बाजारों पर। तो गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत 3 अंकों पर। आज सेंसेक्स की हम बात करें तो 83 अंकों पर 72,510 पर खुलता हुआ दिखाई दिया आज का सेंसेक्स। और इस वक्त देखें तो 61 अंक की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह से S&P 100 जो है वो 33 अंकों पर। निफ्टी की देखिए ओपनिंग करीब 45 अंकों पर 22,085 के स्तर पर निफ्टी की शुरुआत हुई है। एक अच्छी शुरुआत। और हम पेटीएम की बात कर रहे थे तो 97 कम्युनिकेशन 5% की ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आया है। जहां पर ज़्यादा बढ़त दिखाई दे रही है उसमें बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइज, डॉक्टर रेड्डी, अदानी पोर्ट्स और SBI के जो स्टॉक्स हैं वो करीब 0.72% से लेकर के 2.16% के बीच आपको मुनाफा देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर दबाव है वहां पर TCS, HDFC लाइफ, L&T, विप्रो और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर आधे फीसदी तक की गिरावट आज के शुरुआती कारोबार में आपको दिखाई दे रही है। कुछ बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। और डाउ जोन्स फ्यूचर्स, S&P और नैस्डैक, ये तीनों ही प्रमुख बाजार जो अमेरिका के हैं वहाँ पर इस वक्त गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लंदन के बाजार में बढ़त है, फ्रांस के बाजार में भी 24 अंकों की बढ़त और डैक्स यानी जर्मनी का बाजार 70 अंक की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। एशियाई बाजारों पर निगाह डालें तो एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कॉस्पी में बढ़त है लेकिन हैंगसेंग और निकी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज
भारतीय शेयर बाजारों में आज तेजी के साथ शुरुआत हुई है। एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस जैसे जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर कारोबार कर रहे हैं। कच्चे तेल के दाम पर निगाह डालें तो 82.96 डॉलर प्रति बैरल का स्तर आज दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी नरमी कच्चे तेल के दाम में दिखाई दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयू स्टॉक्स में भी इस वक्त बढ़त दिखाई दे रही है 1% से ज़्यादा। लेकिन अब बात करते हैं आज के फोकस की और देखते हैं कि आज के फोकस में क्या कुछ खास है। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही। बैठक में सरकार की तरफ से 3 लोग गए थे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी गए थे, पीयूष गोयल साहब और पंजाब के मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल थे। और करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली। 5 घंटे तक बैठक चलने के बाद सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान डाइवर्सिफिकेशन करते हैं क्रॉप का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं तो सरकार इन 4 फसलों पर भी एमएसपी की गारंटी देगी अगले 5 सालों के लिए। नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने इस प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है। नैफेड और एनसीसीएफ से भी चर्चा होनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रस्ताव है सरकार की तरफ से और सकारात्मक संकेत देखने मिले हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय किसान मजदूर संघ और दूसरे किसान नेताओं के साथ ये बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपीडा के देश के कृषि निर्यात में हिस्सेदारी 51% तक पहुंच चुकी है। साल 2023-24 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करीब 27% डॉलर के स्तर पर रहा। किसानों की आवक को दोगुना करना है और उनके जीवन में अगर स्तर में सुधार लाना है तो वर्तमान सरकार कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से लगातार ये काम कर रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। किसानों की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए वर्तमान सरकार कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में लगातार सुधार कर रही है, जिससे 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता की कमान संभाली है, तब से कृषि क्षेत्र का विकास उनके लिए प्राथमिकता की सूची में रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई ऐसी योजनाएं शुरू की जो कि मौजूदा वक्त में अन्नदाताओं को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचा रही है। इसी कड़ी में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने एक ऐसा आंकड़ा जारी किया है जिससे कृषि निर्यात में तेजी देखने को मिल रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि निर्यात को वित्त वर्ष 1987-88 में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया है। भारत की कृषि निर्यात में एपीडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं देखा जाए तो भारत के कृषि निर्यात में एपीडा का योगदान 51% रहा। अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि में एपीडा के निर्यात समूह में 23 प्रमुख वस्तुओं में से 18 ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही विशेष रूप से 15 बड़े प्रमुख वस्तुओं में से 13 जिनका निर्यात पिछले वर्ष 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। इसके अलावा इस अवधि में प्रोसेस्ड सब्जियों के निर्यात में 24% की वृद्धि हुई है। वहीं प्रोसेस्ड वस्तुओं, बासमती चावल और ताजी सब्जियों के निर्यात में भी पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। मुख्यतः ताजे फलों के निर्यात में भारत ने उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है। यह पिछले वर्ष के 102 देशों की तुलना में आज 111 देशों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।
हाल ही में एपीडा ने समुद्र के रास्ते भारत से रूस तक केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। एपीडा ने अधिक निर्यातकों को नए उत्पादों के नए स्थानों तक भेजने के लिए नए तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। वहीं रूस ने हाल ही में केले सहित भारत से उष्णकटिबंधीय फलों की खरीद में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। केला रूस का प्रमुख कृषि आयात है और वर्तमान में मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर से इसका आयात किया जा रहा है। अजय परिहार, डीडी न्यूज। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे नेफेड के चेयरमैन, जो कि बताएंगे कि क्या कुछ बड़ी बातें निकली हैं किसानों और सरकार के बीच बातचीत से, और नेफेड की उसमें क्या भूमिका रहने वाली है। साथ ही साथ अजय साहे साहब, जो कि एक्सपोर्ट्स पर बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के। कहीं मत जाइए, देख रहे हैं आप इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि आज की जो बड़ी खबर है उस पर उनकी क्या राय है। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, अध्यक्ष नेफेड के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अजय साहे, जो कि महानिदेशक हैं फियो के। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो कल सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है कि एमएसपी 4 नए फसलों पे दिया जाएगा और उसकी खरीद नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से की जाएगी, कितना बड़ा प्रस्ताव है, कितना सकारात्मक है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेफेड की इंसेप्शन 1958 से है और तब से लेके आज तक भी जो भी सरकार रही है, जो भी उन्होंने चाहा है, नेफेड अपना काम करता रहा है। आज भी नेफेड गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रोक्योरिंग एजेंसी है। पहले पर्टिकुलरली पल्सेस का काम दिया जाता था और पल्सेस के अलावा अब गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि गवर्नमेंट ने हमारी लिमिट भी 39,000 करोड़ कर दी है प्रोक्योरमेंट के लिए, गवर्नमेंट गारंटी जी। और भी कमोडिटीज के लिए हमारे को इंटरवीन करने के लिए कहा गया है। अब ये जो किसानों की और गवर्नमेंट की बात हुई है, तो हम आउटराइटली वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी गवर्नमेंट का आदेश होगा, जो भी किसानों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट फैसला करेगी, हम उसको पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाने में कामयाब रहेंगे। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, ये बड़ी बात कही आपने कि जो भी सरकार आपसे रिक्वेस्ट करेगी, आप उसको किसानों के हित में लागू करने के लिए तैयार रहेंगे। अब आपसे समझना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट नहीं करेगी, आदेश होगा गवर्नमेंट का, तो भाई जी जी। तो मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बजट में बनाया गया था कीमतों पर लगाम लगाने के लिए, क्या नेफेड उसका इस्तेमाल कर सकता है? और किसानों की तरफ से जो एमएसपी का वायदा किया गया है, उसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है सर? ये जो गेहूं चावल है वैसे ही आप करेंगे या कुछ नए तरीके भी, इनोवेटिव तरीके भी अपनाए जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले नेफेड जब पल्सेस तक कन्फाइंड था तो 1650 करोड़ रुपए की लिमिट थी। अब 39,000 करोड़ रुपए की लिमिट है हमारी कई साल से। जी सर। और मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट और भी ये जिम्मेवारी देंगे, जैसे 4 फल क्रॉप्स और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने के गवर्नमेंट ने तय किया है। तो उसमें जो भी ये गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है या आदेश है कि जो भी खरीदने में पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और हम इनके वॉलंटरी सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स
हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका पंजाब और हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मैं समझना चाहता हूं कि तैयारी क्या है। क्या वहां पे पर्याप्त आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किसान अगर नए फसलों की तरफ जाते हैं तो आप प्रोक्योरमेंट कर पाएंगे, उसका संग्रहण कर पाएंगे, संरक्षण कर पाएंगे? देखिए, हमारा हर एक स्टेट में ऑफिसेस हैं नेफेड के, और तकरीबन 550 के करीब का स्टाफ है हमारा। और जो हर एक कैपिटल में जो हमारा हेड ऑफिस है, जी सर, इसके अलावा अगर स्टेट बहुत बड़ी है तो उसमें और भी ब्रांचेज रखी हैं। कहना ये चाह रहा हूं कि फार्मर्स तक पहुंचने के लिए नेफेड को कोई दिक्कत या दुविधा नहीं आएगी। ये बड़ा एश्योरेंस है सर। डॉक्टर साहब, मैं आपको शामिल करना चाहता हूं इस चर्चा में। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो केवल एक्सपोर्ट्स के लिए ही जरूरी नहीं है सर। कल सरकार ने कहा कि कृषि के लिए भी किसानों को डाइवर्सिफाई करने पर विचार करना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है सर ये जो पेशकश की गई है सरकार की तरफ से? उसके बाद मैं एक्सपोर्ट्स पे आता हूं सर। नहीं, देखिए, बहुत जरूरी है क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है उसमें भी प्रोसेस फूड सेक्टर का जो शेयर है अभी भी काफी कम है। लेकिन ऑफ कोर्स ये है कि पिछले कई सालों में हम देखें तो इसमें काफी निरंतर ग्रोथ हुई है। पिछले साल भी करीब 20% की ग्रोथ प्रोसेस फूड सेक्टर में हुई है। जी। और नए प्रोडक्ट्स भी इंडिया की एक्सपोर्ट बास्केट में आ रहे हैं। अगर आप कुछ साल पहले देखिए तो राइस, व्हीट, शुगर, कॉटन, यही मेन क्रॉप्स होते थे। बट अब जैसे हमने देखा है कि फ्रूट्स एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत बड़े हैं, हमारा वेजिटेबल एक्सपोर्ट बढ़ा है, पल्सेस हम एक्सपोर्ट्स करने लगे हैं। हमने ये भी देखा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट ने एम किया था कि हम अगले 6-7 साल में इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को $100 बिलियन तक ले जाएंगे और जो हम फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे, उनमें इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है कि हम भी नए नए प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में जरूर आए। सर, मिलेट्स पे फोकस हमने देखा 2023 में सरकार ने बहुत ज्यादा किया, वो भी डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से, जमीन के स्वास्थ्य के हिसाब से काफी बड़ा फैसला रहा है। इस बार शायद बजट में तिलहन के ऊपर एक नए मिशन की शुरुआत करने की बात कही गई है। दलहन पे हम काम जरूर पहले से ही कर रहे हैं, जिसको डॉक्टर विजय सिंह लीड कर रहे हैं। तो ये जो नया फोकस है सर, वो एक्सपोर्ट्स को, खासतौर पर एग्री एक्सपोर्ट्स को कितना मदद करने की उम्मीद करें हम? देखिए, जो जैसे ऑयल सीड्स की आपने बात की, वो हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप देखिए हम वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल है। तो अगर हम ये डोमेस्टिक कैपेबिलिटी अपनी क्रॉप पैटर्न चेंज करके करते हैं तो हम ना खाली एक्सपोर्ट्स मार्केट में आएंगे, हम अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। हमने देखा है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कि कुछ एडिबल प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी चैलेंजेस आए, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू ऑयल सीड्स। हमने सनफ्लावर ऑयल को ये देखा है। तो जितनी हमें डोमेस्टिक कैपेबिलिटी अपनी करेंगे, मेरे को लगता है जिस तरह का आपने बताया है कि इस बार जो गवर्नमेंट ने ऑयल सीड का मिशन लाया है, उस ऑयल सीड के मिशन से आने वाले 5-6 साल में इंडिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा और इस तरह का फोकस होगा जिसमें कि हम देखेंगे कि हम टू सम एक्सटेंट एडिबल ऑयल के क्षेत्र में भी टोटली आत्मनिर्भर हो जाएंगे। साहिब साहब, चूंकि आज यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी जो FTA है उसके 7वें दौर की बातचीत भी शुरू हो रही है और एक कृषि का जो निर्यात है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो अमेरिका के साथ हो या फिर यूरोजोन के साथ हो। FTA के मामले में हम कितने कंफर्टेबल हैं या कितने कॉम्पिटेंट हैं अपने किसानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, जब बात ट्रेड डील के माध्यम से देश के कृषि और देश के किसानों के भला करने की बात आती है? तो देखिए, जहां तक आपने यूरोपियन यूनियन का बात की है, हम देखते हैं ये जितने भी विकसित देशों हैं उनमें एग्रीकल्चर सब्सिडी बहुत ज्यादा है। वहां पे एग्रीकल्चर को जिस तरह का सपोर्ट दिया जाता है उस कंपैरिजन में इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में कोई भी उस कंपैरिजन में सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हमारे यहाँ ज्यादातर एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। फार्मर क्रॉप ज्यादातर पैदा करता है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। तो टोटल अप्रोच हम दोनों की बहुत डिफरेंट है। इसलिए इंडिया ने हमेशा जब भी WTO में इस तरह के मुद्दे आए हैं तो इंडिया ने अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह रखा है कि हमारे यहाँ अगर आप टोटल एक्सपोर्ट सब्सिडी एग्रीकल्चर की देखिए तो एज कंपेयर टू व्हाट यूरोपियन यूनियन और US इज प्रोवाइडिंग, उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का सपोर्ट नहीं है। लेकिन जहां तक बात है कि कुछ कंट्रीज के साथ हम जैसे बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ जगह हमारे मार्केट भी ओपन हो रहे हैं,
तो उस तरह का अगर यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ मार्केट ओपन होंगे तो वो हमारे लिए जरूर अच्छा रहेगा। बहुत से प्रोडक्ट में हम जरूर कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा, ये बेसिकली इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरह की बात है कि एग्रीकल्चर में जो इकोनॉमी ऑफ स्केल करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड ट्रैक है और फार्मर बहुत बिग है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। मेरे पास वक्त की कमी है जी। तरह का होता है एज कंपेयर टू इंडियन फार्मर्स। डॉक्टर विजयन, अंतिम सवाल आपसे, फार्मर्स के लिए आपका क्या मैसेज है सर नेफेड के तौर पर? इस प्रोग्राम को अब खत्म करने का वक्त हो गया है सर, जल्दी से आपका रिएक्शन जान लें सर। भाई जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं तो खुद एक साधारण जमींदार का बेटा हूं एंड आई एम लकी दैट आई कुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हेड दिस ऑर्गेनाइजेशन नेफेड लाइक। तो हमारे से एक मेरे तो ब्लड में भी फार्मर वाली बात है, तो जो भी हमारे से फार्मर्स के वेल जी 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 चलिए डॉक्टर विजयन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि जो किसानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी करना चाहिए आप नेफेड के चेयरमैन के तौर पर जरूर करेंगे। तो ये बड़ी बातचीत आपने सुनी। नेफेड ने कहा कि पूरी तरह से कंफर्टेबल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, सरकार जो भी आदेश करेगी उसका पालन करेंगे और अब नए फसलों पर पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी मिलेगा अगर किसान राजी हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था जिसके लिए आपको इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत थी। अगर आप आते, इन मुद्दों को आपके सामने रखते, किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए और क्या सिफारिशें की जा सकती हैं उस पर आप पॉइंट करते, तो सरकार आराम से बात करती। लेकिन इससे लोगों को जो परेशानी हो रही है वो एक बड़ी बात है। किसान यूनियन सब बातचीत कर रही हैं आपस में, हो सकता है कुछ सकारात्मक हल जरूर निकले। फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।